घंट भारत जिसको हम बोलते हैं, मानो अरब, तुर्क, शंख, खून, कुशल, धज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, उसके बाद अंग्रेज, ये सब लोग आए और सब लोगों ने ही जो अखंड भारत था उसको खंडित किया कहीं ना कहीं। फिर 20 से ज्यादा मुल्क निकले। ईरान, मैं आपके कैमरे में बोलने जा रहा हूं, आज ईरान कहीं ना कहीं पर तेहरान को छोड़कर, जो कि उसकी कैपिटल, आज कहीं ना कहीं पर मकरान की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मकरान वो शहर जहां पर चाबार पोर्ट जो इंडिया ने डेवलप किया है जी, मानो कैपिटल चेंज करने जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो कर रहा है उसके पड़ोसी मुल्क वो सबक नहीं ले रहे कि आप ये रास्ता अपनाकर तरक्की की 4 सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान कर रहा है आज, वो एक सबके लिए एक बन रहा है और एक सबके लिए एक प्रेसिडेंट नया सेट हो रहा है। और हिंदुस्तान जिस डेवलपमेंट से, जिस तेज एक गति से आगे बढ़ रहा है, क्यों इतने मुल्क यहाँ पर आना चाहते हैं? क्योंकि जिस क्षमता के साथ पिछले 10 सालों में जो भारत की छवि जो चेंज हुई है, पूरी छवि आपके सामने ही एक उभरता, एक नई सोच का भारत आ जाए अपने कदम रख रहा है। और मानो आज प्रोडक्शन वाइज भी और कंजम्पशन वाइज भी, अगर आप मानो, हम किसी से कम नहीं है। आज तमाम सेक्टर यहाँ पर आने को तैयार है। जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, प्राचीन काल में जाकर देख लीजिए, जब हम बात करते हैं अखंड भारत की, तो हम ही तो थे। तो मैं आपके चैनल में आज ये कहना चाहता, तिब्बत की बात करिए, आज जिसको चाइना बोल रहे हैं, आप 2 हिस्सों में बांटा गया, तिब्बत और चाइना जब बदला, तो आप तिब्बत की बात करें, वो भी तो हमारा हिस्सा था जी। तो आज जब अखंड भारत का हम स्वप्न देखते हैं, सोचिए, एक सिर्फ इमेजिनेशन करिए, वो कैसा भारत होगा। और अखंड भारत जो एक प्राचीन काल का संपूर्ण भारत जिसकी हम बात करते हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हर एक तरीके से वहां पे झलकती है। मानो हमारे ही तो राजा थे। तभी तो मैं बोलता हूं कि वासुदेवा कुटुंबकम की जब आप इस तरफ की बात करो, तो साउथ एशिया की बात करो, तो हम लोग कितना आगे बढ़ चढ़कर, कितने ही आगे हम निकले हुए थे। वर्ग है जो कहता है कि जिन देशों की अपना संविधान है, अपनी सीमाएं हैं, अपनी सेना है, वो हमारे साथ मर्ज क्यों होगी? जो भारत था, अगर सही मानव में अगर 7 द्वीप थे, ये जम्बू द्वीप था एक बहुत बड़ा जी। और जितने ये मैंने आपको आज जो आपको मानो लगता है अलग अलग विभिन्न प्रकार की कंट्रीज हैं, हमारा ही तो हिस्सा था। ठीक है, सच तो यही है। अब इसको जिस मर्जी तरीके दर्शाया जाए आगे, सच्चाई तो यही है। तभी मैं कुणाल जी बहुत से चैनल्स में पहली बात करता हूं कि हमसे ही तो निकले लोग, हम ही तो लोग थे। क्या चीज ऐसी है जो अखंड भारत को एक आकार देने में रोक रही है? उलझे, अगर आप पूछो भारत से, अगर आज कोई उलझे हैं कोई देश, वो 2 ही हैं जो सामने दिखते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ सीमा यहाँ पर बिल्कुल अपनी शेयर करते हैं, जिसमें पाकिस्तान और जिसमें बांग्लादेश है। पाकिस्तान तो मैं वैसे ही नहीं गिनता कहीं पर, 4 हिस्सों में बटेगा। मैं बड़ी बार बोलता हूँ, वो आप पाकिस्तान का जो आज वर्चस्व जो जिस तरीके पाकिस्तान आगे जो उसमें दिख रहा है जो हमें, वो तो वैसे मर्ज होगा कहीं ना कहीं पर। ऑपोजिशन में कांग्रेस इस समय क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पर सच्चाई जो है वो छुपती नहीं है। अगर आज 1952 की अगर मैं बात करूं, 1954 की बात करूं, या जब मैं बाबा अंबेडकर साहब की बात करूं, हरियाणा में तो सबसे बड़ा रोल ही कांग्रेस का था। मानना पड़ेगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड को, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी उसके विकास में बहुत बड़ी बाधा बन रही है, और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आबादी ही उसकी सुपर पावर बनने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका भी निभा रही है। देखिए, इसके पीछे रीजनिंग है। मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ? आज जापान की बात करें या चाइना की बात करें, मानो जूझ रहे हैं आज अपनी ओल्ड पॉपुलेशन से। आज उनके पास यंग पॉपुलेशन ही नहीं है जी। तो हमारे यहाँ पर तो पूरी यंग पॉपुलेशन की आर्मी है, जो कहीं ना कहीं उस स्वप्न पे बिल्कुल साथ लग गई आज केंद्र सरकार के साथ कि 2047 का जो हमारा जो एक स्वप्न है विकसित भारत का, और वो कैमरा बोल रहा हूं, उससे पहले ही पूरा होगा। क्योंकि जिस तरीके भारत एक तेज गति से आगे बढ़ती हुई एक इकोनॉमी बन रहा है, मुझे लगता है कि सब पीछे रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम तमाम दुनिया भर के अलग अलग आयामों को आधार देने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य किस तरफ जा रहा है। अपने समय के एक बहुत बड़े काव्य हैं, उनकी कविता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजड़ा बंद न रह पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हिंदुस्तान एक ऐसे उन्मुक्त पंछी की तरह है जो दुनिया भर में एक नई उड़ान भर रहा है, नई गाथा लिख रहा है। और जब बात हिंदुस्तान की हो तो बात जियोपॉलिटिक्स की भी होती है।
और जब बात जियोपॉलिटिक्स की हो तो तमाम तरह के सवाल आपके जहन में भी हैं, मेरे जहन में भी हैं। हर एक सवाल का जवाब जानना जरूरी है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जवाब दे रहा है उसका आधार भी बहुत मजबूत हो। इसी कड़ी में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक बेहद खास मेहमान गौरव गुप्ता को। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत, Thank you so बहुत much. बहुत शुक्रिया। जब हम आपके बैकग्राउंड को देखते हैं तो बहुत लंबा कार्यकाल अपने अपने जीवन का आपने खपा दिया भारत की पृष्ठभूमि को बहुत करीब से समझने के लिए, भारत के आधार को देखने के लिए, भारत किस स्थिति में है और भविष्य का भारत कैसे होगा। और यही कारण है कि आज एक बहुत बड़े राजनीतिक दल ने आपको अपने चेहरे के तौर पर भी प्रस्तुत किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के आप स्पोक्स पर्सन की भूमिका निभा रहे हैं ताकि हर विषय पर एकदम क्लैरिटी के साथ आप विजन रख सकें। लेकिन जब बात हम उन भविष्य की करते हैं, विकसित भारत की करते हैं, तो भारत को विश्व गुरु तक पहुंचाने के लिए 2047 का सपना बहुत अहम पड़ाव बनेगा। लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स की बात हो, भारत की ज्योग्राफी की बात हो, तो इन तमाम शब्दों को जब आप पिरोते हैं तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है? देखिए कुणाल जी, जब मैं बात करता हूं आज विकसित भारत 2047 की, एक ऐसा स्वप्न जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देखा गया और जिसका आह्वान उन्होंने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से 140 करोड़ की पूरी जनता को, आवाम को कर दिया, रिक्वेस्ट कर दी कि हमारा जो 2047 का जो भारत होगा, जो हमारा भारत होगा 2047 का, एक विकसित भारत होगा। एक ऐसा स्वप्न जिसको बहुत से प्रधानमंत्री जो पहले भी रहे, चाहे अगर आज मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं या इंदिरा गांधी की बात करूं या कितने ही लोग जो पहले आए, पर मुझे लगता है कि जिस एक जज्बे से और जिस एक शिद्दत से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये अपील की, तो मानो ऐसा लग रहा था उस श्रेणी में 140 करोड़ की जनता, 140 करोड़ की आवाम उनके सुर में सुर साथ में मिलाकर आगे बढ़ने का स्वप्न देख रही थी। और बात रहे जब जियोपॉलिटिक्स की, तो आज भारत एक सबसे बड़ी एक ताकत बन चुका है। जब हम पूरे संपूर्ण भारत की बात करते हैं, चाहे हम भारत की सभ्यता की बात करें या भारत की संस्कृति की बात करें, मानो कहीं ना कहीं जो प्राचीन काल का भारत जो हमारा है वो कहीं ना कहीं पर आज अपनी बिल्कुल शाखाएं बढ़ाते हुए मानो आज हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। तो आज उसी के संदर्भ में मैं बात करता हूं, जब जियोपॉलिटिक्स की बात करता हूं, जो कि एक मेरा सब्जेक्ट भी है। और मानो आज हर एक देश, जितने भी देश हैं इस पूरे ग्लोब में, आज इंटरेस्टेड हैं कि भारत में आया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी अगर मार्केट है, सबसे बड़ी अगर एक डेवलपिंग नेशन जिस तरह से आगे निकल रहा है, अभी रिसेंटली IMF की भी अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ता हुआ अपने कदम रख रहा है, मुझे लगता है मानो आज चुनौती है उन सब देशों के लिए भी जो कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी तरीके एक कोशिश में रहते हैं, एक प्रयास में रहते हैं कि भारत को चोट पहुंचाई जाए। ठीक, जब हम भारत की बात करते हैं और वर्ल्ड लीडर, सुप्रीम वर्ल्ड लीडर की बात करते हैं या जियोपॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, तो आप भारत को कल्चरली, सोशली, ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली किस सिचुएशन में देखते हैं कि क्या ये तमाम चीज़ें मुफीद हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन है, जो भारत को विश्व गुरु की तरफ आगे ले जा रही हैं, या अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर अभी काम होना बाकी है? देखिए, बात जब मैं करता हूं भारत की, आज संपूर्ण भारत की जब मैं बात करता हूं, चाहे मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, सबसे बड़ी मानो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और ऐसा है कि जो भारत की जो यंग जनरेशन है, जो लगभग आज 65% की अगर आप पॉपुलेशन देखते हैं, लगभग 35 की एज के जो करीब है, वो एक हमारा आज सबसे बड़ा एक हमारा हथियार है, वेपन है, जो आगे एक बड़े ड्रीम ले रहा है, आगे बढ़ने की जो एक पूरे प्रयास कर रहा है। और मुझे लगता है भारत सब चुनौतियों को पीछे छोड़ता हुआ सबसे आगे होगा। और रही बात जब हम अपने साथ वाले नेबरहुड कंट्रीज की बात करते हैं, आप देखिए कि सूरत हाल पीछे बांग्लादेश, मोहम्मद यूनिस वहां पर आगे, और इस साइड पे हमारे दो ही तो मुल्क हैं, एक साइड पे बांग्लादेश और एक साइड पे पाकिस्तान। देखिए क्या सूरत हाल आज वहां पर चल रहा है। जब अब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बहुत खुशी हुई उनको जब बांग्लादेश ने ये सब कुछ अपने वहां पर जिस तरीके वहां पर परिस्थितियां बनी और वहां पर शेख हसीना को निकाला गया। आज देखो, आज अपने भंवर में खुद ही बिल्कुल आज फंसता जा रहा है बांग्लादेश, क्योंकि आज बांग्लादेश
ये तो भूल चुका था कि भारत से आज पंगा तो ले लिया है, पर आज कहीं ना कहीं पर जो परिस्थितियां म्यांमार में खासकर बनी हुई हैं, जो बांग्लादेश के बिल्कुल साथ में है, मानो आज उनके कंट्रोल में नहीं है। म्यांमार की जब मैं जुंटा आर्मी की बात करता हूं, जो कि उधर की वहां की ऑफिशियल आर्मी है, और वहां पर दूसरी जो अराकान आर्मी है, एक मानो एक युद्ध वहां से चल रहा है। और म्यांमार में ही अगर आप देखेंगे एक रखाइन स्टेट है, जो बिल्कुल आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर के साथ तटे हुए पूरे स्थल पर लगता है। लगभग 270 किलोमीटर का एरिया जो है वहां पे अराकान आर्मी ने आज कब्जा भी कर लिया है। वहां पर सितवे पोर्ट से भारत का एक बड़ा सीधा एक अपना फोकस होगा। सितवे पोर्ट से नॉर्थ ईस्ट, अब लोग यहाँ पर चिकन नेक की बात करते हैं कि भारत को अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना हो तो चिकन नेक के थ्रू जाया जाता है। तो सितवे पोर्ट से मानो इतनी बड़ी जीत है, क्योंकि अराकान आर्मी और जुंटा आर्मी दोनों ही हिंदुस्तान के साथ इस समय बड़ा फेवरेबल रिलेशंस में चल रहे हैं। तो आज बांग्लादेश खुद अपने भंवर में फंस चुका है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, जो कहीं ना कहीं किसी एक ताक में रहता है कि हिंदुस्तान के साथ किसी ना किसी तरीके यहाँ पर उलझा जाए, इनको छेड़ा जाए, और वो खुद ही नहीं जानता। क्योंकि आज पाकिस्तान की जब मैं बात करूं 4 हिस्से में बटेगा। आप यू मार्क माय वर्ड्स, ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ। और आज जो सिचुएशन बनी हुई है, खासकर जो आज पाकिस्तान में जो परिस्थितियां बनी है, जिस तरीके तालिबान की अगर आप देखिए, पीछे ही रिसेंट में अगर आपने डेवलपमेंट्स देखी होगी, तालिबान के जो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर और हमारे भारत के यहाँ पर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे विक्रम मिश्री, उनकी एक बैठक हुई दुबई में। और मानो 2021 के बाद जब तालिबान शासक वहाँ पर आया, उसके बाद पहली बैठक थी, और उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में बात की, बिकॉज इंडिया के वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे थे। और जब वहाँ पर तालिबान का शासन आया, पाकिस्तान मानो ऐसा झूम रहा था और ऐसे झूम रहे थे कि हिंदुस्तान के इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पर तो पानी फिर गया। अगर सलमा पोर्ट की, वहाँ पर सलमा डैम की बात करूँ, या वहाँ की उसकी पार्लियामेंट की बात करूँ, यहाँ कई विभिन्न वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुस्तान ही चला रहा था। आज वो रिश्ते तालिबान और हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं पर बनते दिख रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल है चाबार पोर्ट से जो एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, कि जो चाबार पोर्ट जिसको इंडिया ने ही बनाया, आज उसी चाबार पोर्ट के थ्रू रूट कर कर हम लोग मानो सीधा अफगानिस्तान से होते हुए यूरोप की तरफ अपना ट्रेड बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ हम रशिया की तरफ भी जाएंगे। तो ये ऐसी दिलचस्प ऐसी घटनाएं इस समय रिसेंट एक्टिविटीज हो रही है जो भारत को कहीं ना कहीं प्रथम स्थान पर सबसे आगे रख रही हैं। तो आज इतनी जब रिसेंट इतनी ज़्यादा जो आज डेवलपमेंट्स हैं, तो आज कहीं ना कहीं से अगर आप देखिए, भारत आज एक ऐसी स्थिति पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है जहां पर मानो सब देश बिल्कुल एक उस तरीके से इसको देख रहे हैं कि भारत किस तरीके हर एक श्रेणी में प्रथम स्थान पर आगे जा रहा है। जब हम बात करते हैं कि भारत की फर्स्ट पोजीशनिंग की, क्योंकि भारत सबके लिए फेवरेबल है, हर कोई चाहता है कि भारत के साथ व्यापार करे, हर कोई चाहता है कि भारत के साथ उसके अच्छे संबंध हो, तो इन सब का आधार कुछ छोटे छोटे कदम हैं जो पिछले कुछ सालों में लिए गए। अब मैं आपसे पूछूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो तमाम दर्शक भी सुनना चाहेंगे, पिछले कुछ कार्यकाल के दौरान एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या इन्हें आप छोटे छोटे कदमों के तौर पर देखते हैं जिन्होंने एक बड़े उज्जवल भविष्य की नींव को रखने का काम किया? देखिए, जब मैं बात करता हूं भारत की रेजिलियंस की, एक भारतीय होने की एक रेजिलियंस की जब मैं बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जितने जितने स्टेप थे जो पिछले 10 साल की जो हमारी सरकार थी, और जिस तरीके केंद्र सरकार ने आज भारत को इंडिजिनियस एक लेवल पर लाने के लिए कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हम भारत को किस तरीके आगे ले सकते हैं, मान लो दिशा ही बदल दी। तो आज ये सब उसी का नतीजा है कि आज इसी का नतीजा है, इस सब का नतीजा है कि भारत आज इतनी बड़ी मजबूती से बढ़ते हुए अपने कदम रख रहा है, चाहे फिर कोई भी फिर सेक्टर हो। आज आप देख लीजिए, आज कोई भी सेक्टर, आप स्पेस की बात करिए, अभी रिसेंट एक स्पेस डिफेंस का जो एग्रीमेंट हुआ, अभी यहाँ पे 7 कंपनीज हमारी यहाँ की एग्रीमेंट अभी यूएस के साथ हुआ। मानो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि भारत का अपना वर्चस्व, भारत की अपनी मजबूती, किस तरीके दृढ़ता से भारत आगे बढ़ता हुआ अपने कदम रख रहा है। और मानो आज विश्व में जितने भी देश हैं, सब एक नजरें गड़ाए रखे हैं भारत पर, और भारत एक उभरते सितारे की तरह आगे बढ़ते हुए अपने कदम रख रहा है। जब भारत के भविष्य की हम बात करते हैं तो जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अहम किरदार निभाती है। भारत के संबंध अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ और 7 समुंदर पार के देशों के साथ कितने मधुर हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। 7 समुंदर पार तो बहुत मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन आसपास के देशों में जो तनाव फैला है,
उसे आप कैसे देखते हैं? और भारत ने जिस तरह से इन तमाम तनावों के बीच अपने आप को सिक्योर रखा, उसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, जब आसपास के देशों की बात करें, आपने खासकर अभी मैंने बताया बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करूं, फिर आप बोल रहे हैं दूर के मुल्कों के साथ रिलेशन। मानो आज एक आपसे एक ऐसा दिलचस्प बात शेयर करने जा रहा हूं। आपको पता होगा कि अभी 26 जनवरी को एज ए चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर सुबियांतो ने आना था। तो हमारा साथ में जो पड़ोसी जो हमारा मुल्क है, पाकिस्तान की मैं बात करूं, वहाँ पर खबरें चलने लगी कि वहाँ पर ये खबरें चलने लगी कि वहाँ पर सुबियांतो जो प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के आ रहे हैं, वो सीधा यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट झंडा चढ़ाने के बाद यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट 26 तारीख को जब आएंगे, सीधा फ्लाइट लेकर वो हमारे पास पाकिस्तान आ जाएंगे। मानो भारत ने उस समय अपनी कहीं ना कहीं पर रिजेंटमेंट दिखाई कि भाई साहब ये तो होगा नहीं। अगर इंडोनेशिया को अगर एज ए चीफ गेस्ट वहाँ के प्रेसिडेंट को अगर वहाँ पर उनको इनविटेशन था, तो क्लियर कट सीधा शब्दों में उनको मैसेज चला गया कि आप अगर हमारे पास आ रहे हैं 26 जनवरी को यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट, आप आगे नहीं जाएंगे। मानो पाकिस्तान ने तो ऐसा शो करना शुरू कर दिया कि इंडोनेशिया के जो वहाँ से चीफ गेस्ट एज ए प्रेसिडेंट वहाँ पर सुबियांतो आ रहे हैं, बाद में सीधा 2 घंटे की फ्लाइट लेके पाकिस्तान की तरफ आएंगे। आज भारत की कूटनीति, आज भारत की डिप्लोमेसी के सामने कहीं ना कहीं पर झुकता हुआ इंडोनेशिया भी दिखा, जब उन्होंने अपने इस विजिट को रीस्केड्यूल कर दिया। और मानो अभी हमारे यहाँ सर होने के बाद वो वापस जा रहे हैं, वो वापस अब जा रहे हैं मलेशिया की तरफ। तो आज जब आप बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों की, कहाँ जिस करते हैं वो, हर तरीके से देख लीजिए, वो आज खुद ही उलझ गए हैं कि जो जो उन्होंने चीजें भारत के साथ की, आज कहीं ना कहीं पर वो अपने ही खुद ही भंवर में खुद ही फंस चुके हैं। तो ये कितनी बड़ी एक जियोपॉलिटिक्स की जीत थी। हमने तो रिजेंटमेंट दिखाई और एकदम उनका प्रोग्राम पूरा स्केड्यूल उनका पूरा चेंज हो गया। जब हम जियोपॉलिटिक्स की लगातार बात भी कर रहे हैं, तो जो जियोपॉलिटिकल लेवल पर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, सार्क हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, हर जगह हमने भारत की लोकप्रियता को भी देखा, महसूस भी किया। जो ऑनर प्रधानमंत्री को दिया गया, जिस आदर सत्कार की बात हमने तमाम तस्वीरों में देखी, वो अपने आप में हर एक भारतीय का दिल भर देता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य है कि भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी, अगर आप पिछले 10 साल में देखिए जिस खूबसूरती से हमारे वी आर ब्लेस्ड एक्चुअली, हमारी जो इस समय सरकार, मौजूदा केंद्र की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई जा रही है, जयशंकर जी आप सब आपके सामने ही हैं। जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जयशंकर जी की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरीके का वो बिल्कुल अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वो चल रहे हैं। अभी पीछे कुणाल जी आपने वो देखो, ईरान का कितना बड़ी डेवलपमेंट हुई। ईरान, मैं आपके कैमरे में बोलने जा रहा हूं, आज ईरान कहीं ना कहीं पर तेहरान को छोड़कर, जो कि उसकी कैपिटल, आज कहीं ना कहीं पर मकरान की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मकरान वो शहर जहां पर चाबार पोर्ट जो इंडिया ने डेवलप किया है, मानो कैपिटल चेंज करने जा रहे हैं। और ऐसा भी चांस बन रहा है। उसके पीछे रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना, और डोनाल्ड ट्रंप जब पैसे पहले रह चुके थे, मानो 1500 से ज्यादा उस पर सैंक्शंस लगा दी थी ईरान पर। तो आज ईरान भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कदम अपने हिंदुस्तान के साथ रख रहा है। और चाबार पोर्ट जो ईरान में चल रहा है, मानो उसको भी हम ही चला रहे हैं। अब उसके साथ में ही अगर आप सीमा के इस साइड पे आ जाओ, साथ में ही गवादर पोर्ट है, और गवादर पोर्ट पाकिस्तान का पोर्ट है, जो कि चाइना सी पैक के थ्रू, उस पोर्ट के थ्रू वहां पर अपना काम कर रहा है। ठप पड़ा है वहां पर आज सी पैक का पूरा इनका जो एक इसका सपन था चाइना का, जो जिस तरीके पाकिस्तान बीच में उनके साथ लगा हुआ था, मानो आज गति तो देखनी, आप इस तरफ देखिए हिंदुस्तान किस तरीके बढ़ रहा है। चाबार पोर्ट जो मैंने पहले भी आपको बताया, जिस तरीके से मकरान सिटी में वो पोर्ट है, और वहां से ही आपका इंडिया का अगला रूट जो है, जो सीधा रशिया देन यूरोप। तो मानो एक नए आज विकल्प सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर एक मुल्क आज कहीं ना कहीं पर इंडिया के साथ इंडल्ज करना चाहता है, इंडिया के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, क्योंकि मानो सबसे बड़ी मार्केट भी तो हम ही हैं। आज अगर 144 करोड़ की जनता आज हो गए हैं, 144 करोड़ की जनता है, तो पोटेंशियल है। और मानो आज अगर विश्व की भी बात करें,
हम यूएसए की बात करते हैं, मानो कितनी कंपनीज वहां पर काम कर रही हैं, तो अल्टीमेटली अगर उनके सीईओ भी अगर आप देख लीजिए तो कौन है, वो भारतीय हैं। तो ये भारतीयों का वर्चस्व है जो बढ़ता जा रहा है। ये भारतीयों का ही एक अपनी कह दो कि एक रेजिलियंस है कि हम झुके नहीं, हम बिल्कुल हटे नहीं अपने लक्ष्य से और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यू मार्क माई वर्ड्स, कोई नहीं रोक पाएगा हमें। 2025 में हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और कोई नहीं रोक पाएगा। मानना पड़ेगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड को, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी उसके विकास में बहुत बड़ी बाधा बन रही है, और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आबादी ही उसकी सुपर पावर बनने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका भी निभा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सबसे बड़ा मार्केट भी बना रही है। देखिए इसके पीछे रीजनिंग है, मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं। आज जापान की बात करें या चाइना की बात करें, मानो जूझ रहे हैं आज अपनी ओल्ड पॉपुलेशन से। आज उनके पास यंग पॉपुलेशन ही नहीं है जी। तो हमारे यहां पर तो पूरी यंग पॉपुलेशन की आर्मी है जो कहीं ना कहीं उस स्वप्न पे बिल्कुल साथ लग गई आज केंद्र सरकार के साथ कि 2047 का जो हमारा जो एक स्वप्न है विकसित भारत का, और वो कैमरा बोल रहा हूं उससे पहले ही पूरा होगा। क्योंकि जिस तरीके भारत एक तेज गति से आगे बढ़ती हुई एक इकोनॉमी बन रहा है, मुझे लगता है कि सब पीछे रह जाएंगे। सब पीछे रह जाएंगे। क्या कारण है कि नो डाउट भारत ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, रिस्क लिए, रिस्क पर काम किया और रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है। पड़ोसी मुल्क वो तमाम चीज़ें नहीं देख पाए हैं, वो तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाए हैं। और आज हालात देखिए जो हमने पिछले कुछ सालों में श्रीलंका में देखा, इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई, सरकारें गिर गई। पाकिस्तान की हालत तो जगजाहिर है, मालदीव को भी आप देख ही लीजिए, अफगानिस्तान में क्या हुआ वो भी हमने देखा, और चीन में किस तरह की स्थिति है वो भी हम सब जानते हैं। यानी कि हिंदुस्तान जो कर रहा है उसके पड़ोसी मुल्क वो सबक नहीं ले रहे कि आप ये रास्ता अपनाकर तरक्की की 4 सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। देखिए जो हिंदुस्तान कर रहा है आज वो एक सबके लिए एक लेसन बन रहा है और एक सबके लिए एक प्रेसिडेंट नया सेट हो रहा है। और हिंदुस्तान जिस डेवलपमेंट से जिस तेज एक गति से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये जितने भी मुल्क आप नाम लेते हैं, चाहे बांग्लादेश का नाम लें या पाकिस्तान का नाम लें, फिर श्रीलंका में भी आपने देखा कितना बड़ा वहाँ पर भी इकोनॉमिक एक क्राइसिस था। फिर मालदीव्स की बात करो, शुरू में तो पंगा ले लिया, बाद में फिर आगे हिंदुस्तान के पास ही कटोरा लेकर कि भाई हमें सपोर्ट करो। वही आज देखो, आज आप कहीं पर ये चीज डिनाई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान एक सबसे बढ़ती, सबसे एक तेजी से आगे चलने वाली आज इकोनॉमी बनता जा रहा है, और जिसकी और सबसे बड़ी आज अगर यहाँ पर मैं मानूंगा कि सबसे बड़ी अगर ब्रिगेड है वो हमारी यंग ब्रिगेड है, ठीक है, जो आगे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल उस स्वप्न को पूरा करने के लिए बिल्कुल साथ में चल रही है। पिछले सालों हमने G20 देखी जो पूरे हिंदुस्तान ने होस्ट की, पूरी दुनिया के 20 बड़े देशों के मुमालिक चेहरे यहाँ पर पहुंचे, और तब एक शब्द निकल कर आया कि ग्लोबल साउथ से मुकाबला करने के लिए, ग्लोबल नॉर्थ से मुकाबला करने के लिए ग्लोबल साउथ को तैयार करना पड़ेगा, और ग्लोबल साउथ जब तैयार होगा तो उसका नेतृत्व हिंदुस्तान करता हुआ नजर आएगा। आपको लगता है जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो हिंदुस्तान उस रास्ते में सबसे आगे खड़ा है जो उसका नेतृत्व कर रहा है? G20 की जब आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि G20 का जो एक हमारा स्लोगन था उस समय, वासुदेव कुटुंबकम, है ना, वर्ल्ड इज वन एंड वी आर वन फैमिली। और ग्लोबल साउथ की जब आप बात करते हैं, मैं बड़ी क्लियर कट बात करता हूँ पूरी साउथ एशिया की, और आज साउथ एशिया की जब मैं बात करता हूँ फिर हमारा भारत सबसे प्रथम स्थान पर आता है। उसके पीछे रीजनिंग है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि क्यों सारे लोग यहाँ पर आने पे आज तरस रहे हैं, क्यों इतने मुल्क यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि जिस क्षमता के साथ पिछले 10 सालों में जो भारत की छवि जो चेंज हुई है, पूरी छवि आपके सामने ही एक उभरता, एक नई सोच का भारत आज अपने कदम रख रहा है। और मानो आज प्रोडक्शन वाइज भी और कंजम्पशन वाइज भी अगर आप मानो हम किसी से कम नहीं है, आज तमाम सेक्टर यहाँ पर आने को तैयार हैं। और आज जम्मू कश्मीर जहाँ पर हम बैठे हैं, जहाँ के हम निवासी हैं, आज प्रथम स्थान पर है। जब मैं भारत की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर एक प्रथम मुकुट है पूरे भारत का। और मानो जब ग्लोबल साउथ की बात होती है, मैं साउथ एशिया की बात करता हूँ, हम ही तो थे। आप अगर आज पूरी, कुणाल जी अगर आप पूरी बात करें, जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, प्राचीन काल में जाकर देख लीजिए, जब हम बात करते हैं अखंड भारत की, तो हम ही तो थे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती हमारा परिवार है। और जब वसुधैव कुटुंबकम की जब हम उसको थोड़ा और ब्रॉड कैनवस पर हम देखते हैं तो अखंड भारत जैसा शब्द उभरता हुआ नजर आता है। अखंड भारत कुछ लोग कहते हैं कि एक सपना है, लेकिन वो कभी हकीकत हुआ करता था। जो हकीकत थी
जिसे सपना देख रहे हैं, क्या वो भविष्य में हकीकत बन सकता है? देखिए, जब मैं अखंड भारत की बात करता हूं तो मानो 2500 साल पुरानी जो हमारी सभ्यता और जो हमारी संस्कृति है एक्चुअल में, जिसको हम संपूर्ण भारत बोलते हैं, अखंड भारत जिसको हम बोलते हैं, मानो अरब, तुर्क, शंख, खून, कुशल, ध्वज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, उसके बाद अंग्रेज, ये सब लोग आए और सब लोगों ने ही जो अखंड भारत था उसको खंडित किया कहीं ना कहीं। फिर 20 से ज़्यादा मुल्क निकले जिसमें छोटे छोटे कहीं ना कहीं भारत के हिस्से हुए। ठीक। मैं स्टार्ट करना चाहता हूं आज अफगानिस्तान से। अगर आप इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, गंधार की हम बात करते हैं जिसका क्लियर कट लिंक आप महाभारत में भी सुनते हैं। ठीक है। तो कहाँ से था? वो भी तो भारत का हिस्सा था। आज अफगानिस्तान के साथ ही अगर आप ईरान की बात करते हैं तो ईरान की जब मैं बात करता हूँ, ईरान का एक्चुअल नाम क्या था? आर्यन। आर्यन कौन थे? हम ही तो लोग थे जी। उसके साथ जब मैं दूसरी साइड पे आता हूँ, नेपाल की बात करिए, नेपाल हमारा अंग था। मानो अगर आज नेपाल की बात करता हूँ, फिर मैं भूटान की बात करता हूँ, उसके साथ में भूटान को तो आज भी हम ही, आप देखिए, कंट्रोल कर रही है कहीं ना कहीं पर इंडियन फोर्सेस उसको। फिर मैं भूटान के साथ में फिर नीचे आता हूँ जिसको आप म्यांमार आज बोलते हैं, वो बर्मा था। फिर बांग्लादेश जी। हम लोगों में से आज जितने लोग मुझे व्यूअर्स देख रहे हैं, बड़े लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा अखंड भारत शायद वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ के नहीं, ये सीमाएं बहुत आगे तक थी। मानो 20 देश थे। बांग्लादेश 1971 में आपने देखा ही जैसे आया। फिर श्रीलंका की जब मैं नीचे आकर बात करता हूँ, श्रीलंका का डायरेक्ट लिंक अगर आप देखिए, श्रीलंका और तो अगर हमारी संस्कृति की बात करो, रामायण की बात करो, आपको क्लियर कट सिग्निफाई सारी चीज़ें होती हैं कि श्रीलंका हमारे साथ था। मानो आज इस तरफ जब मैं जाता हूँ, साउथ ईस्ट, जब एशिया की साइड नीचे की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ पर जब हम बढ़ते हुए अपने कदम रखते हैं जी। फिर वहाँ पर अगर आप आगे चले जाएं, वहाँ पर अगर आपके मुल्क, आज मैं आपके फिलीपींस की बात करूँ या मैं सिंगापुर की बात करूँ या कंबोडिया की बात करूँ, आप यकीन मानते हैं कि आज हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर भी कंबोडिया में है। कंबोडिया एक ब्राह्मण द्वारा बसाया हुआ एक देश। फिर उसके साथ में आप आ जाइए, उसके साथ जितने भी मुल्क हमारे, मलेशिया की बात करो या थाईलैंड की बात करो जी, इन सब मुल्कों का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ऑन कैमरा आपके बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं पर इन सब की हिस्ट्री, और अगर आप पीछे जाकर अगर आप पूरी इसके पीछे अगर आप इसकी सर्च करें तो आपको भारत की संस्कृति कहीं ना कहीं पर सामने दिखेगी। ठीक है। जो सामने क्लियर कट आपको दिखाएगी कि भारत किस तरीके से पूरा का पूरा एक फैला हुआ था। तो आज इंडोनेशिया की बात करो जी। इंडोनेशिया कि में आज की डेट पर एक सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, पर आज इंडोनेशिया में मंदिर है क्योंकि हिस्ट्री तो हमारी थी वो जी। तो मैं आपके चैनल में आज ये कहना चाहता, तिब्बत की बात करिए, आज जिसको चाइना बोल रहे हैं, आप दो हिस्सों में बांटा गया, तिब्बत और चाइना जब बदला, तो आप तिब्बत की बात करें, वो भी तो हमारा हिस्सा था जी। तो आज जब अखंड भारत का हम स्वप्न देखते हैं, सोचिए, एक सिर्फ इमेजिनेशन करिए वो कैसा भारत होगा। मानो आज रशिया की बात, यूएसएसआर की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, उन सबका आकार देखो और अपना आकार देखो, आप तो बहुत फैले हुए थे। जो आज जब अखंड भारत की बात होती है और आपने जिस तरीके देख लिया कि आम चर्चा चलती है, तो अब मुझे लगता है कि अगर अखंड भारत, यूरोपियन अगर आप यूनियन की बात करिए, वो भी तो कई कंट्रीज को जोड़कर एक पूरा बना है, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा संकल्प जो मुझे लगता है कि हम सबको ऐसा स्वप्न लेना चाहिए अखंड भारत का, जो हमने लिया भी है। और अखंड भारत जो एक प्राचीन काल का संपूर्ण भारत जिसकी हम बात करते हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हर एक तरीके से वहां पे झलकती है। मानो हमारे ही तो राजा थे। तभी तो मैं बोलता हूं कि वासुदेवा कुटुंबकम की जब आप इस तरफ की बात करो, तो साउथ एशिया की बात करो, तो हम लोग कितना आगे बढ़ चढ़ कर कितने ही आगे हम निकले हुए थे। क्योंकि आपने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि अखंड भारत के सपने को हम हकीकत में तब्दील करें, लेकिन बहुत सारा एक वर्ग है जो कहता है कि जिन देशों की अपना संविधान है, अपनी सीमाएं हैं, अपनी सेना है, वो हमारे साथ मर्ज क्यों होगी? नहीं, मैं आपको आज आप कह रहे हैं मर्जेंस की बात करता हूं, मैं कह रहा हूं यूरोपियन यूनियन भी तो इतने देश इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ एक एजेंडे पे, कुछ एक रेजोल्यूशन बनाकर आप इकट्ठा तो कर सकते हैं। मानो आज जम्बू द्वीप बोलते हैं इसको, बिल्कुल, जो भारत था, अगर सही मानो में अगर 7 द्वीप थे, ये जम्बू द्वीप था एक बहुत बड़ा जी। और जितने
ये मैंने आपको आज जो आपको मानो लगता है अलग अलग विभिन्न प्रकार की कंट्रीज हैं, हमारा ही तो हिस्सा था। ठीक है। सच तो यही है। अब इसको जिस मर्जी तरीके दर्शाया जाए आगे, सच्चाई तो यही है। तभी मैं कुणाल जी बहुत से चैनल्स में पहले ही बात करता हूं कि हमसे ही तो निकले लोग, हम ही तो लोग थे जी, जिन्होंने, अगर आप टाइम देखिए पूरा, जो एक अखंड भारत की जब हम बात करते हैं, अब तो खंड खंड हो गया आगे, ठीक। आगे उसको डिवाइड किया गया। नहीं तो सही मानों पे जो हमारी संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, वो तो हर एक सेक्टर पे कहीं ना कहीं पर आपको दिखती जी। है, उसकी झलक सामने सामने दिखती है। और यही कारण है कि जब हम रामलीला की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में तरह तरह की रामलीलाएं होती हैं और कई ऐसे साउथ एशियन नेशन है जहां पर भी रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है दीपावली से पहले। क्या चीज़ ऐसी है जो अखंड भारत को एक आकार देने में रोक रही है? क्योंकि जिन देशों का हम मिलन या जिन देशों के हम कंपाइल होने की बात करते हैं वो बहुत तनाव से जूझ रहे हैं। क्या भारत उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है उस तनाव को कम करके ये विश्वास दिलाने में कि लुक, आई एम देयर, आई कैन हेल्प यू? देखिए, जब अखंड भारत की बात करता हूं तो जितनी भी कंट्रीज का मैंने अभी नाम लिया, चाहे मैंने थाईलैंड का लिया, चाहे मैंने मलेशिया का लिया, सारा हमारा हिस्सा थे, ये आपको मानना पड़ेगा। पर आज उलझा अगर आप पूछो भारत से, अगर आज कोई उलझे हैं कोई देश, वो दो ही हैं जो सामने दिखते हैं, ठीक है। जो हमारे साथ सीमा यहाँ पर बिल्कुल अपनी शेयर करते हैं, जिसमें पाकिस्तान और जिसमें बांग्लादेश है। पाकिस्तान तो मैं वैसे ही नहीं गिनता कहीं पर, 4 हिस्सों में बटेगा। मैं बड़ी बार बोलता हूँ, वो आप पाकिस्तान का जो आज वर्चस्व जो जिस तरीके पाकिस्तान आगे जो उसमें दिख रहा है जो हमें, वो तो वैसे मर्ज होगा कहीं ना कहीं पर, हमारे हिंदुस्तान उसको कैप्चर करेगा, तो वो तो होना ही होना है। और अगर कोई बात बोली जाए कि आज भारत के साथ अपने रिलेशंस को लेकर, सभी के रिलेशंस तो अच्छे हैं। अभी इंडोनेशिया की मैंने शुरू में ही बात आपको बताई। तो आप कहीं ना कहीं पर जब संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की जो एक 2500 पुरानी जो एक हमारा कल्चर है, वो सामने कहीं ना कहीं पर इन देशों में कहीं ना कहीं पर किसी शेप में रिफ्लेक्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जब संपूर्ण भारत की बात होगी, जब अखंड भारत की बात होगी, मानो जब मैं आज यूरोपियन यूनियन की बात करता हूँ, वो भी तो कुछ कंट्रीज को मिलकर एक पूरी यूरोपियन यूनियन, एक पूरी शेप अप सामने आया। फिर चाहे मैं यूएसएसआर की बात करूं, फिर तो आज कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि कोई नहीं रोक रहा। ये तो गिने चुने 1-2 देश होंगे जो हमारे साथ उलझ रहे हैं, नहीं तो आज मुझे लगता है कि एक सूत्र में अगर आज इस पूरी बात को रखा जाए, मुझे नहीं लगता कि इमरजेंस होने में ज्यादा देर लगेगी, क्योंकि भावनाएं, संस्कृति, सभ्यता हम सब की अगर आप पीछे से देखें, वो कहीं ना कहीं पर हमारी एनरूट हैं। हमारी ईथोस और पैथोस की जब हम बात करें, बिल्कुल जड़ी हुई है, और वो कहीं दिखता भी है, वो हर जगह दिखता है। ठीक है। क्योंकि आपने कहा कि तनाव, सीमाओं पर तनाव, एक तनाव अंदर भी देखा जाता है। मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा अपना नज़रिया पेश करें। वो तनाव है अधिकारों को लेकर। जब अधिकारों की बात आती है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र हो जाता है, जिन्होंने हम सबको अधिकार दिए संविधान के रूप में। अम्बेडकर, उनकी आइडियोलॉजी और मौजूदा परिस्थिति किस निगाह से देखते हैं? देखिए, मौजूदा स्थिति जो इस समय आप देख ही रहे हैं कि ऑपोजिशन में कांग्रेस इस समय क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पर सच्चाई जो है वो छुपती नहीं है। अगर आज 1952 की अगर मैं बात करूं, 1954 की बात करूं, या जब मैं बाबा अम्बेडकर साहब की बात करूं, हरियाणा में तो सबसे बड़ा रोल ही कांग्रेस का था। चाहे मैं 1952 की बात करूं, जो आपको मैंने पहले बताया, बॉम्बे नॉर्थ से जब वो हारे तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे बिल्कुल असिस्ट कर रहे थे किसको, जो कि इनका ही असिस्टेंट था जिसको खड़ा कर दिया उसके अगेंस्ट। फिर उस 1954 में बांद्रा में बायलॉज जब इलेक्शन हुए तो वहां पर किसने हराया? वो तो कांग्रेस ने हराया जी। आज उनके आदर्शों पे चलना, आज उनके जिस तरीके पूरे संविधान को उन्होंने पूरा जिस तरीके पूरा मानो कि लिखा, आज हम सब तो उसको हम तो उनको मुकुट केंद्र अपना मानते हैं, उनकी पॉलिसीज पे तो हम चल रहे हैं जी। अब ये है कि कांग्रेस अपना असली चेहरा नहीं बताना चाहती लोगों को, जो कि मुझे लगता है कि सबको पता है। चाहे इलेक्शंस हारने की बात करूं, चाहे फिर मैं भारत रत्न की बात करूं, बताओ ना कहां पर उस समय कहां थी कांग्रेस? कहीं पर दिखती ही नहीं थी। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी का एक वर्चस्व बढ़ता हुआ आगे विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट अपनी पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो इनके पास बचा कुछ नहीं है। और इसी तरीके ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक खुटपुट तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास हाथ में कुछ नहीं है ना।
क्या करेंगे। मुझे तो बाई गॉड कई बार इतनी ज्यादा ना पीटी भी आती है कि दे डोंट हैव मतलब एनीथिंग इन हैंड एक्चुअली ठीक है, टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। ठीक है। बिकॉज जिस तरीके भारत आगे बढ़ रहा है पच नहीं रहा है। यानी कि अपने ही कुछ ऐसे हैं जो घाव देने पर लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि वैसे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, कई तरह की पॉलिटिक्स की हम पहले भी चर्चा करते रहे। कास्ट पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान ने खूब देखा, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को बहुत देखा। पिछले कुछ चुनावों में हमने नैरेटिव पॉलिटिक्स को भी बहुत देखा और अपोजिशन पर आरोप लगा कि आपने नैरेटिव पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके कुछ सीटें बढ़ा ली, लेकिन देश की अखंडता को चोट पहुंचाने का काम किया है कि बीजेपी सरकार में आई तो आपसे के अधिकार ले लिए जाएंगे, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें थी। ये नैरेटिव पॉलिटिक्स कितनी घातक है? देखिए घातक तो है, पर आज मुझे लगता है कि आम भारतीय की जब मैं बात करूं वो सब समझता है आज। जिस तरीके का भी एक रॉन्ग नैरेटिव विपक्ष द्वारा जो बनाया गया, तो आपके सामने ही मुंह तोड़ जवाब मिला। एक चीज तो आप कुणाल जी मानते हैं कि पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा साल हो गया, आज कहीं पर एक पेट्रोटिक फीलिंग, एक अपने देश को लेने की आगे बढ़ता हुआ देखने की फीलिंग जो एक आम भारतीय में है, कहीं ना कहीं पर वो मिसिंग थी। और इसी चीज को आगे देखते हुए वो स्वप्न जो हम सब ने लिया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया, विकसित भारत का स्वप्न जी। मानो एक सूत्र की तरह हम सब जुड़े हुए हैं। आज हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, आज हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ना चाहते हैं। और मानो आज बहुत से हमारा पूरा मुल्क ही आज उस सोच पे चल रहा है, पर एक खिटपुट ये विपक्ष की पार्टियां करती रहेंगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अवाम जो मेन अवाम जो एक अवाम है वो दिल से सल्यूट करती है इस सरकार को। क्योंकि जिस तरीके भारत का वर्चस्व, दोबारा रिपीट करूंगा, जिस तरीके भारत की कूटनीति, जिस तरीके भारत की डिप्लोमेसी, अगर आप पिछले 10 साल में देखें, गर्व होता है अपने आप को भारतीय बोलने में। और वो दिखता है कि नहीं, आज हमारी जो रिकॉग्निशन जो एक वर्ल्ड लेवल पर है, कहां पर थी वो। भविष्य का भारत, आप एक सपना देखें तो भविष्य का भारत कैसा है? जब आप इमेजिन करते हैं तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आज के मुकाबले अलग होंगी, जो भविष्य के भारत में आपको नजर आती है? यू मार्क माई वर्ड्स, भविष्य का भारत, भारत को यूं ही नहीं कहा जाता था सोने की चिड़िया, हम होंगे दोबारा सोने की चिड़िया। जी। आज भविष्य का भारत वही है जो एक विकसित भारत जो पूरे विश्व में अपना डंका मनवाएगा, और आज मनवा भी रहा है। और ये तो एक कड़ी है जिससे अब हम सब निकल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, हमारे इस पॉडकास्ट में अपना कीमती समय साझा करने के लिए। और जियोपॉलिटिक्स से लेकर अखंड भारत तक, अखंड भारत से लेकर नैरेटिव पॉलिटिक्स तक, और नैरेटिव पॉलिटिक्स से लेकर बाबा साहिब अम्बेडकर तक पर अपनी बात तमाम दर्शकों तक रखने के लिए। बहरहाल हमारे आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपसे विदा लेते हैं, जल्द मुलाकात होगी।